गुड मॉर्निंग स्टूडेंट पोल साइंस का लेसन नंबर 9 शांति पढ़ रहे थे। कल हमने कुछ पॉइंट पर डिस्क्राइब किया। आज हम आगे जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचार क्या है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहावत आपने सुनी ही होगी। असहायता को अहिंसा और अहिंसा को गांधी के समतुल्य बताने की प्रवृत्ति ने कुछ लोगों को ऐसा कहने का मौका दिया। इस हल्की टिप्पणी का आधार दूर दूर तक फैला यह विचार है कि अहिंसा कमजोरों का रास्ता है। गांधी जी ने बार बार कहा कि इन विचार के लोग अहिंसा और उनके दर्शन को समझते ही नहीं। हम आमतौर पर यही समझते कि अहिंसा का अर्थ चोट करना ही नहीं, अहिंसक कार्य उसे माना जाता है जो शारीरिक घाव नहीं करे। गांधी जी ने इस अर्थ को तो मूलभूत तरीके से बदल दिया। उसके लिए अहिंसा का अर्थ शारीरिक चोट, मानसिक चोट या आजीविका की क्षति से बाज आना भर नहीं है। इसका अर्थ किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार तक को छोड़ देना है। इसके लिए हिंसा का निमित्त होने का अर्थ स्वयं चोट करना नहीं होता। गांधी जी का मानना था कि यदि मैंने किसी को हानि पहुंचाने में किसी अन्य की सहायता अथवा किसी हानिकारक कार्य से लाभान्वित हुए तो हिंसा का दोषी होऊंगा। इस अर्थ में हिंसा के बारे में उनकी विचार सकारात्मक हिंसा की निशानदेही करते थे। गांधी जी ने दूसरा प्रमुख परिवर्तन हिंसा के विचार को सकारात्मक अर्थ देकर हिंसा किसी हानि नहीं करना पर्याप्त नहीं है। हिंसा को सजग संवेदना के माहौल की अपेक्षा होती है। गांधी जी निष्क्रिय आध्यात्मिकता के विरोधी थे। उनके लिए हिंसा का मतलब कल्याण और अच्छाई का सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप है। इसलिए जो लोग अहिंसा का प्रयोग करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि अत्यंत गंभीर उकसाव की स्थिति में शारीरिक मानसिक संयम रखने का अभ्यास करें। अहिंसा अतिशय सक्रिय शक्ति है जिसमें कायरता और कमजोरी का कोई ध्यान नहीं है। वास्तव में गांधी जी तो इस सीमा तक कह गए कि अगर अहिंसा किसी बात का बचाव करने के मामले में अपर्याप्त हो तो उनका नाम पर निष्क्रियता की शरण में जाने की बजाय हिंसा का सहारा लेना बहुत बेहतर होगा। कुछ गांधीवादी कहते हैं कि प्रारंभ में उद्धत कहावत को बदलकर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कर देना चाहिए। अब देखिए, इसके अलावा आजकल देखिए हम जो प्रवृत्ति के इसमें शांति और राज्य सत्ता के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें देखिए, शांति कायम करने के विभिन्न जो तरीके हैं इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शांति स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपनाई गई। इन रणनीतियों को आकार देने में 3 प्रमुख दृष्टिकोण ने मदद पहुंचाई। पहला तरीका राष्ट्र को केंद्रीय स्थान देता है, उनकी सफलता का आदर करता है, उनके बीच प्रतिद्वंद्विता को जीवन सत्य मानता है, उसकी मुख्य चिंता प्रतिद्वंद्विता के उपयुक्त प्रबंध तथा संघर्ष की आशंका का संबंध सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था के माध्यम से करने की होती है। कहा जाता है कि वैसा एक संतुलन 19वीं सदी में प्रचलित था जब प्रमुख यूरोपीय देशों ने संभावित आक्रमण को रोकने और बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए अपने सत्ता संघर्ष में गठबंधन बनाते हुए तालमेल किया। दूसरा तरीका भी राष्ट्र की गहराई तक जिन आपसी प्रतिद्वंद्विता की प्रवृत्ति को स्वीकार करता है, लेकिन इसका और सकारात्मक परिस्थिति और परस्पर निर्भरता की संभावनाओं पर है। यह विभिन्न देशों के बीच विकास, समान सामाजिक आर्थिक सहयोग और रेखांकित करता है। अपेक्षा रहती है कि वैसे सहयोग राष्ट्र की सप्रभुता को नरम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समझदारी को प्रोत्साहित करेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक संघर्ष कम होंगे जिससे शांति की बेहतर संभावना बनेगी। इस पद्धति के प्रकारों द्वारा अक्सर दिए जाने वाला एक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप
का है जो आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ता गया। पहली दो पत्तियों से भिन्न तीसरी पत्ती राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्तप्राय अवस्था मानी जाती है। यह अधिक राष्ट्रीय व्यवस्था का मानचित्र बनाती है और वैश्विक समुदाय के अद्वितीय को शांति की विश्वसनीय गारंटी मानती है। वैसे समुदाय के बीच राष्ट्रों की सीमाओं को आर पार बढ़ती आपसी अंतःक्रियाओं और संतुलन दिखाते हैं, जिसमें बहुराष्ट्रीय नियम और जन आंदोलन जैसे विविध गैर सरकारी कर्ता शामिल है। इस तरीके के प्रस्तावक और समर्थक तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण की चालू प्रक्रिया राष्ट्र की पहले से ही घट गई प्रधानता और संप्रभुता को और अधिक क्षीण कर रही है, जिसके फलस्वरूप विश्व शांति कायम होने की परिस्थिति तैयार हो रही है। यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के तीनों ही पत्तियों के प्रमुख तत्वों को साकार कर सकता है। सुरक्षा परिषद जो स्थायी सदस्यता और 5 प्रमुख राष्ट्रों को निश्चिताधिकार, अन्य सदस्य समर्थक प्रस्ताव को भी गिरा देना अधिकार देता है। प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय श्रेणीबद्धता को व्यक्त करता है। आर्थिक सामाजिक परिषद अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच सहयोग और प्रोत्साहित करता है। मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को आकार देने और लागू करना चाहता है। तो स्टूडेंट, आज हमने ये डिस्कस किया। कल हम समकालीन चुनौतियों के बारे में मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे समकालीन चुनौतियाँ। थैंक यू।